हेलो। आरसीसी कर रहे थे। आरसीसी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू एलएसएम एंड डब्ल्यूएसएम। तो उसमें से जो इंट्रोडक्शन कुछ पार्ट है जिस जो कि हमें अब फुल आरसीसी में यूजफुल होगा, उसमें से हम लोगों ने कवर बता दिया था। कवर क्या होता है नहीं होता है, कौन से कंडीशन में माइल्ड मॉडरेट एक्सट्रीम वेरी एक्सट्रीम, सॉरी, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर और एक्सट्रीम कंडीशन में जो कवर होता है, कौन सा ग्रेड का सीमेंट यूज करते हैं, कौन से केस को एक्सट्रीम बोलते हैं, कब वेरी, कौन से केस को वेरी सीवियर बोलते हैं, कब सीवियर होता है, मॉडरेट माइल्ड का क्या होता है, सब बता दिया है। फाउंडेशन में कौन सा केस लेते हैं, फ्रीजिंग हो जाए तो तब कैसा लेते हैं, ओशन के पास का बिल्डिंग हो, टाइटल जोन में हो, स्प्रिंग ऑफ टाइटल वाटर सी वाटर हो तो कौन सा केस होगा, ये सब बता दिया गया है ना। अब कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आरसीसी का, जो कि उसमें से बहुत सारा चीज आपको पता होगा और बहुत कुछ नहीं भी पता होगा, है ना। मैक्सिमम सारा चीज नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा उसमें से। तो वो एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे आज। ऑलमोस्ट हम लोग इस वीडियो के साथ या इसके जस्ट बाद वाले वीडियो के साथ हम लोग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। ओके। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है कि हमारा क्या, सीमेंट क्या है, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट है, ये कैसे बनेगा, जो इसमें जो 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 चीज चाहिए कैसे बनेगा। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया। सेकेंड क्या हो गया, ये सब पता है आपको, सीमेंट हो गया। थर्ड क्या हो गया, सैंड हो गया, जिसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम स्टोन चिप्स लगाते हैं जिसको हम ग्रेवल बोलते हैं, या फिर कोर्स एग्रीगेट, है ना, कोर्स एग्रीगेट। और लास्ट क्या है अपना, एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्यों डालते हैं, एडमिक्सचर डालते हैं हम लोग वो सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, या फिर बॉन्डिंग सही से हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर डालते हैं। ठीक है। एडमिक्सचर क्या होता है, ये हम लोग बीएमसी जब पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। ठीक है। अगर सीमेंट कंक्रीट में, सीमेंट कंक्रीट में अगर आरसीसी अगर डाल दिया जाए, सॉरी, रिइंफोर्समेंट डाल दिया जाए, है ना, क्या डाल दिया जाए, रिइंफोर्समेंट, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आरसीसी, है ना। आरसीसी बोल देंगे इसको। अगर सिर्फ सिर्फ अगर सीमेंट कंक्रीट है तो क्या हो जाएगा, ये पीसीसी हो जाएगा। ओके। ये तो पता होगा आपको, इसमें कुछ नया चीज नहीं है ना। चलिए, अब जो नेक्स्ट चीज है वो वाटर, जो वाटर कैसा वाटर हमें चाहिए नहीं चाहिए वो देख लेते हैं। वाटर, देखिए वाटर कैसा होना चाहिए, वाटर जो हमारा होना चाहिए क्लीन एंड क्लियर। क्लीन एंड क्लियर वाटर यूज होगा। वाटर जो है हमारा फ्री होना चाहिए, किससे फ्री होना चाहिए, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, ओके, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल। और भी बहुत कुछ है ना। कहने का जस्ट मतलब ये है कि वाटर शुड बी क्लियर एंड क्लीन वाटर। ठीक है। ऑलमोस्ट पोर्टेबल वाटर जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ठीक है। ऐसा जो कि कंक्रीट को हार्म न करे। ठीक है। क्या है ये, हार्म। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, सी वाटर ले सकते हैं क्या, सी वाटर हम नहीं ले सकते हैं आरसीसी के केस में, सी वाटर नहीं लेंगे। सी वाटर क्यों नहीं लेंगे, इसमें जो होता है सॉल्ट होता है। ठीक है। सॉल्ट किसके साथ, रेनफोर्समेंट के साथ। रेनफोर्समेंट क्या हो गया, रेनफोर्समेंट हो गया हमारा स्टील, उसके साथ रिएक्ट करके क्या कर देगा, क्रोजन, क्रोजन इफेक्ट आ जाएगा उसमें। ठीक है। इस कारण हम नहीं लेते। हाँ, अगर एक्सट्रीम कंडीशन है, अगर वाटर अवेलेबल नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशन है, वाटर अवेलेबल नहीं है ना, तो हम सी वाटर ले सकते हैं। किस केस में लेंगे लेकिन, वो आरसीसी नहीं होगा, वो क्या होगा, पीसीसी जब बनाएंगे तो उसमें हम सी वाटर ले सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए पीएच क्या होना चाहिए वाटर का,
पानी का पीएच क्या होना चाहिए वो देखिए। पीएच ऑफ वाटर मस्ट बी लेस देन 6। मस्ट बी लेस देन 6 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पीएच ऑफ द वाटर शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 6। ठीक है, पीएच अगर 6 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? पीएच अगर 6 से कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा और वो क्या करेगा? फिर रस्टिंग इफेक्ट देता है उससे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या है। पीएच अगर मान के चलो 6 है, लेंगे क्या? पीएच अगर 6 है तो ले लेंगे, एसिडिक होगा लेकिन हम लोग ले लेंगे। अब ले लेंगे, ठीक है। पीएच अगर 7 है तो बेस्ट है ये, है ना। अगर 8 है या ज्यादा है, 8 है या मोर देन 8 है तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो स्लाइटली अल्कलाइन अगर रहता है ना तो भी हम लोग उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आरसीसी हम लोग जो कोड फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं? IS 456। ठीक है, IS 456 है। अब IS 456 में अगर आपको ये चाहिए, कहाँ मिला हुआ है? पेज नंबर 14 पे चाहिए। पेज नंबर 14 पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ है 5.4.2। जाके रिव्यू कर लीजिए, ये आप डाउनलोड कर लीजिए IS 456। ठीक है, चलिए अब ये तो वाटर का हुआ। अब देखिए, मान के चलिए कि ये हम क्या किए यहाँ पे, एक सीमेंट यहाँ पे कंक्रीट बनाए। ठीक है, तो वाटर क्या होता है? 3 तरह का वाटर आपको मिलेगा। ठीक है, 3 तरह का वाटर आपको मिलेगा। एक मिलेगा क्या, जो कंक्रीट बनाया उससे कैपिलरी में जो वाटर होगा वो। ठीक है, फिर जेल वाटर होगा जो बॉन्डिंग में हेल्प करता है ना। और तीसरा क्या है? कंबाइंड विथ सीमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। क्या है? कंबाइंड है किसके साथ? कंबाइंड विथ सीमेंट बाय केमिकल रिएक्शन। बाय केमिकल रिएक्शन। अब देखिए ये दोनों जो है, ये क्या होगा? कैपिलरी वाटर और जेल वाटर, ये क्या है? इवेपोरेट हो जाएगा। टाइम के साथ क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। बट ये वाला जो केस होता है, जो केमिकल कंबाइंड विथ केमिकल बाय केमिकल रिएक्शन, कंबाइंड विथ सीमेंट बाय केमिकल रिएक्शन होता है, ये इवेपोरेट नहीं होता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कुछ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वाटर इवेपोरेट होगा, तो कैपिलरी और जेल वाटर क्या हो जाएगा? आपका इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? अब आते हैं हम लोग सीमेंट पे आते हैं। सीमेंट कौन कौन सा यूज करोगे? सीमेंट क्या है? सीमेंट अपना सारा यूज हो सकता है। अपना तो 3 ग्रेड का है, 33, 43 और 53, है ना। ओपीसी, ओपीसी में ये यूज होता है तो ये यूज कर लो। या फिर अगर तुरंत हार्ड करना है, बहुत जल्दी हार्ड करना है, वाटर वाटर में लगाना है, तो क्या? रैपिड या फिर आइस वाले रीजन में रैपिड हार्डनिंग कर सीमेंट यूज कर सकते हैं, है ना। या फिर पोर्टलैंड, पोजोलाना, ये भी यूज कर सकते हैं, है ना। ये क्या होता है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हाइड्रोफोबिक सीमेंट, वाटर रिपेलेंट होता है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जहाँ पे वाटर हो वहां पे हाइड्रोफोबिक लगा देते हैं। लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट, है ना। ये क्या करता है? लेस हीट प्रोड्यूस करता है। लेस हीट प्रोड्यूस करता है। और भी सारा है, वो सब आप यूज कर सकते हो जो आप चाहो, है ना। अब फाइन एग्रीगेट में देखिए, फाइन एग्रीगेट में क्या लिमिट है? फाइन एग्रीगेट जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंड बोलते हैं। सीव एनालिसिस में क्या बताया था? 4.75 mm से जो क्रॉस कर जाए, है ना, वो क्या हो जाएगा? और नीचे क्या था? 75 माइक्रोन। तो 75 माइक्रोन के नीचे जो कर जाता है वो क्या हो जाता है? फाइन, फाइन सैंड हो जाता है ना। फाइन,
फाइन ग्रेन सॉइल, तो वो वही है, ये 4.75 से जो कम है ना, तो वो क्या हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट हो गया। 4.75 mm तक जो होगा वो क्या होगा, अपना फाइन एग्रीगेट होगा। कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट जो होगा वो क्या होगा, 4.75 mm से 20 mm के बीच में चाहिए, या 4.75 mm से 40 mm भी, जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, 4.75 mm से ज़्यादा होना चाहिए साइज, कोर्स एग्रीगेट में 4.5 mm से 7.5 mm से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब कितना यूज होता है आरसीसी स्ट्रक्चर में जो है, कितना यूज होता है, ऑलमोस्ट 20 mm, और इससे छोटा जो होगा वो यूज करेंगे। मिक्स साइजेज जो रहेगा तो ज़्यादा हेल्प, मतलब मिक्स साइजेज वाला करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा 20 mm वाला ही कर देंगे, क्या होगा फिर पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा सॉइल में, जैसे था कि एक ही साइज का अगर सॉइल ग्रेन्स हो तो वो क्या था, पुअरली ग्रेडेड था ना। अगर सारे साइज का अगर हो, इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा, ये क्या है, ये पुअरली ग्रेडेड है। और ये क्या है, वेल ग्रेडेड है। तो हमें कैसा चाहिए, ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल चाहिए। रेगुलर शेप नहीं होना चाहिए, रेगुलर शेप नहीं होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, ट्रायंगुलर अलाइनर हो, कुछ भी उल्टा पुल्टा रहे, उबड़ खाबड़ ऐसा वैसा कुछ भी, तो ऐसा ग्रेवल रहे चलेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इंटरलॉक करता है, इंटरलॉक करता है ना, तो इसलिए तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल चाहिए हमें। ठीक है, अगर स्टील जो है क्लोजली प्लेस हो, स्टील क्या है, क्लोजली अगर प्लेस हो, तो 10 mm ग्रेवल यूज कर लेंगे। ठीक है, और पीसीसी अगर बना रहे हैं 40 mm यूज कर सकते हैं उसमें। चलिए, अब डिफरेंट गेट्स ऑफ कंक्रीट, वो देख लीजिए, देख लीजिए क्या है, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। फर्स्ट क्या है अपना, ऑर्डिनरी कंक्रीट। सेकंड क्या है, ऑर्डिनरी कंक्रीट किसको बोलेंगे, अगर M10 से लेके M10 टू M20 अगर होता है, अगर M10 से M20 ग्रेड का कंक्रीट अगर हम बनाते हैं तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, क्या होता है ये, लीन कंक्रीट होता है, मतलब जो छोटा मोटा काम हो उसमें यूज करते हैं, है ना। अगर आरसीसी के लिए कितना चाहिए, मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी इज M20। ठीक है, M20 क्या है, मिनिमम ग्रेड फॉर, मिनिमम ग्रेड फॉर आरसीसी। अब क्या है ये 20 क्या होता है, M तो होता है मिक्स, 20 क्या होता है, 20 जो है वो अगर आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पे अगर डालोगे तो क्या है, 20 Nm/m² पे वो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। अब देखिए, अब एक चीज और है, ये 20 का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, FCK जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना, ये है FCK है। बट FCK का एक चीज और है, ये 20 पे जरूरी नहीं है कि ये 20 पे फेल कर ही जाए, है ना। जब भी हम FCK जो 20 है इसको क्या बोलते हैं, FCK बोलते हैं। अब एक ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ क्या होता है, ये वेरिएशन, वेरिएशन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ होता है। ठीक है, ये क्या है, ऊपर में वेरिएशन है और इधर क्या है बच्चों, स्ट्रेस। अब क्या है, अगर आप M20 का बना रहे हो तो क्या होगा कि आप बहुत सारा सैंपल लोगे, क्यूब लोगे, है ना, बहुत सारा क्यूब लोगे।
अगर एक जगह अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो मिनिमम क्यूब कितना लेना है, 6 लेना है। ठीक है, 6 लेना है। 6 में से 3 क्यूब जो है कितने दिन पे टेस्ट करेंगे, ये करेंगे 7 डे पे टेस्ट कर लेंगे। और बाकी का 3 क्यूब कब करेंगे, 28 डेज पे। ऐसा है, 28 डेज पे जो स्टूडेंट शो करे उसको क्या बोलते हैं, एफसीके बोलते हैं। ठीक है, अगर 28 डेज पे अगर हमें 30 N/mm² शो कर रहा है एवरेज वैल्यू, तो क्या है, एवरेज वैल्यू नहीं बोलेंगे इसको, 30 N/mm² अगर शो कर रहा है तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। 30 क्या होता है वो देखिए, अगर मान के चलिए ये हमारा ग्राफ है, वेरिएशन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ है। ठीक है, हमने क्या किया कि बहुत सारा क्यूब का सैंपल लिया है ना, और उसका 28 डेज का क्या है बच्चों, ये वेरिएशन है स्ट्रेस का। तो क्या है कि अगर 5% से कम, लेस देन अगर 5%, अगर ये 20 से कम आता है, ठीक है, अगर मान के चलो 100 सैंपल हमने क्या किया, टेस्ट किया, इसमें से क्या हुआ कि 5 सैंपल जो है 20 से पहले वाले, उस पे 20 से पहले पे ही फेल कर गया, मान के चलो 18 पे फेल कर गया, 19 पे फेल कर गया, 5 सैंपल किस पे फेल किया, लेस देन 20 पे। ठीक है, 5 सैंपल लेस देन 20 पे फेल किया, और बाकी जो 95 सैंपल है वो किस पे किया, ग्रेटर देन 20 N/mm² पे। तब हम उसको बोलेंगे क्या, M20। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 20 पे फेल कर जाए, हो सकता है वो थोड़ा ज्यादा पे फेल करे, ये एवरेज वैल्यू होता है ना, एवरेज वैल्यू होता है। अब ये क्या होता है, FAV, ये अब पूछा नहीं जाएगा, बट अगर आप जानना चाहो तो 20 + 1.67 सिग्मा बोलते हैं इसको। और सिग्मा का भी कुछ वैल्यू होता है, 3.5 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये 3 होता है। वो आपको जरूरत नहीं है, SSC में ये सब पूछता नहीं है, अगर पूछा भी, अगर क्वेश्चन में अगर आता है तो वो जब आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये 5%, ये जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है उससे कम 5% क्यूब ही फेल होना चाहिए, कैरेक्टर स्ट्रेंथ से नीचे सिर्फ 5% ही फेल होना चाहिए क्यूब, उसके बाकी जो 95% है वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ से ज्यादा फेल होना चाहिए। कैरेक्टर स्ट्रेंथ हमें कब मिलता है, 28 डेज पे जब हम सैंपल का टेस्टिंग करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिलता है। अब सैंपल कैसा होता है, तो ऑर्डिनरी सीमेंट का तो मैंने ये बता दिया, ये सब बताया अभी। M20 ग्रेड का अगर आप मान के चलो तो ये है, कैरेक्टर स्ट्रेंथ क्या होता है ये बता दिया, वेरिएशन क्या होता है ये सब बता दिया। मिनिमम ग्रेड ऑफ फॉर RCC क्या हो जाएगा, M20 होगा, क्वेश्चन आएगा, ये डायरेक्ट आ सकता है, ये सब यही सब क्वेश्चन आता है। मिनिमम ग्रेड फॉर RCC तो M20। ठीक है, कितना है बच्चों, M20। M10 to M20 अगर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी कंक्रीट। फिर क्या आता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट कितना होगा, M25 से M60 हो जाएगा। ठीक है, किस चीज में यूज होता है, एंड पीसीसी नहीं, आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। ठीक है, थर्ड क्या है अपना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कितना हो जाएगा, ये M65 to M100। ठीक है, किसके लिए यूज होगा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए होगा, या फिर वेरी हाई स्ट्रेंथ आरसीसी, हाई स्ट्रेंथ आरसीसी के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बताया जाए आप लोगों को। अब जो मैं क्यूब बोला था, क्यूब, जो क्यूब टेस्टिंग करेंगे तो क्यूब टेस्टिंग का साइजेज कितना होना चाहिए, एक तो ये क्यूब में हो, क्यूब का साइज क्या होगा, क्यूब का साइज होगा 150 mm, कितना होगा, 150 mm होगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितने डे पे शो करता है, 28 डेज पे
इसको मोल्ड में डालिए, बराबर क्यूरिंग के लिए डालिए, और फिर 28 डेज पे आप टेस्टिंग करिए। तो 28 डेज पे जब आप टेस्टिंग करोगे तो ये जो आपको ग्राफ बताया गया था वेरिएशन वाला, आप उस पर रखो। ये वेरिएशन वाला ग्राफ हम कब देखते हैं, जब ज़्यादा क्यूब्स हो, ठीक है। 100 क्यूब्स अगर मान के चलो आपके पास है, तो वो आप रखोगे इस पे, तो क्यूब्स पे वो करेगा। तो <5% क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए। अ, जो भी नहीं है कि 5% से कम होना ही चाहिए, जो भी नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेबल लिमिट है 5%। 5% से अगर ज्यादा है तो फिर उसको क्या कर देंगे, उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ऐसा है कि सिलेंड्रिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल टेस्ट भी हम लोग करते हैं, जो भी नहीं कि क्यूब ही हो, बट सिलेंड्रिकल टेस्ट भी करते हैं। सिलेंड्रिकल का क्या होता है, इसका डाया होता है 150 mm, और हाइट हो जाएगा कितना, 300 mm डाया। डाया इज 150 mm। सिलेंड्रिकल अगर स्पेसिमेन लेते हो आप कंक्रीट का टेस्टिंग के लिए, तो कितना होगा, ये होगा 300 mm। और डाया कितना लोगे आप, 150 mm। क्यूब से 80% लेस स्ट्रेंथ शो करता है ये, क्यूब से 80% लेस स्ट्रेंथ शो करता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्यूब ही लेते हैं जनरली, ठीक है। अब क्या है, अगर एक सैंपल है, अगर हमें क्यूब टेस्टिंग करना है, तो एक सैंपल में कितने क्यूब्स फॉर्म करेंगे, 6 फॉर्म करेंगे, ठीक है। कितने करेंगे, 6। वन सैंपल, वन सैंपल में 6 क्यूब्स फॉर्म करेंगे। 3 को कितना करेंगे, 3 को 7 डेज पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। 7 डेज पे टेस्ट करेंगे। 7 डेज पे जब आप टेस्ट करोगे तो कितना कैरेक्टर शो करेगा ये, 0.67 ऑफ FCK। मतलब क्या हुआ, 67% ऑफ FCK, ठीक है। 3 क्यूब्स, इसको सही से लिख दूं मैं, 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स 7 डेज पे टेस्ट करेंगे, तो 0.67 ऑफ FCK शो करेगा, मतलब 67% ऑफ FCK। और जो रिमेनिंग 3 डेज 3 क्यूब्स है, इसको कितने दिन पे टेस्ट करेंगे, 28 डेज पे। तो ये हमें क्या देगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK, जितना ये सस्टेन कर सकता है, कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ओके। अब तो ये आपको 7 डेज पे 67% देता है। मान के चलो कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि चलो 15 डे पे निकालो, 20 दिन पे निकालो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर T days। क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला है T/A+BT। ए का वैल्यू कितना है, A = 4.7 एंड B = 0.833, ठीक है। क्या आ गया, T/4.7 प्लस 0.833 T। अब चलिए 7 डेज पे रख के देखते हैं, 7 डे पे देखते हैं कितना आ रहा है। 7, कैलकुलेटर लगा के देख लीजिए, 4.7 प्लस 0.833
×7, ये जब आप करोगे तो ऑलमोस्ट अब कितना आ जाएगा, 0.67। ठीक है, 67 ऑफ एफ सी के शो करेगा ये। ठीक है, क्या है एफ सी, एफ सी, हाँ एफ सी क्या, चलिए ये हो गया। अब अगर मान के चलो साइट पे हो आप, ठीक है, और अगर आप 1 से 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का, आप 1 से 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का आप क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, और सॉरी प्लेस कर रहे हो, वहाँ पे कंक्रीट डालना है। तो आप कितना कितना नंबर ऑफ सैंपल आप वहां से निकालोगे, उस टेस्ट करोगे। 1 से 5 मीटर क्यूब का अगर वॉल्यूम है ये, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट अगर 1 से 5 मीटर क्यूब अगर आपको वो प्लेस करना है, तो कंक्रीटिंग करना है, तो कितना सैंपल चाहिए टेस्टिंग के लिए, 1 चाहिए। 1 सैंपल, 1 सैंपल में कितना क्यूब, 6 क्यूब। अगर 6 to 15 कर रहे हो तो कितना सैंपल चाहिए, 2 सैंपल चाहिए। 2 सैंपल मतलब 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12 क्यूब्स हो जाएंगे। और फिर 16 to 30 कितने हो जाएंगे, 3 चाहिए, फिर 3 सैंपल कितने हो जाएंगे फिर क्यूब्स, 18 क्यूब्स। फिर देखो फर्स्ट में 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है, फिर 15 का डिफरेंस है, अब कितना आ जाएगा, 20 का डिफरेंस आ जाएगा। देन 31 to 50 कितना, 4 सैंपल चाहिए, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 6 4 जा 24 क्यूब्स हो गए। अगर 51 से ज़्यादा चाहिए, अगर 51 एंड एबव, तो बस एक ऐड करते जाएंगे, और 50 पे वन ऑन 1 सैंपल ऑन एवरी 50 ऐड कर देंगे। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलो 150 सैंपल यूज करना है, 150 पे आपको करना है, कि बताओ, पूछा कि बताओ कितना होगा। तो फर्स्ट 50 पे कितना होगा, फर्स्ट 50 पे 4 सैंपल, नेक्स्ट 50 पे कितना, 1, फिर 100 हो गया, फिर नेक्स्ट 50 पे एक और, कितना हो गया टोटल सैंपल, 6। कितने क्यूब्स हो जाएंगे, 6 मतलब 36 क्यूब्स आपको टेस्ट करने पड़ेंगे। फिर उससे जो रिजल्ट आएगा उसका फिर उससे फिर हम लोग निकालेंगे कितना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसका या नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या बताया जाए। अब हम लोग देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं ईसी, क्या होता है ये, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंक्रीट का ग्राफ बताओ क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ये होता है रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है। ठीक है, क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है ये। ठीक है, रेक्टेंगुलर पैराबोलिक, इसमें बहुत कुछ होता है ना। इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपसे दो तरह से निकालते हैं, एक टेंजेंट, टेंजेंट मॉडुलस, और फिर एक क्या होता है, सेकंड मॉडुलस होता है। इतना एसएससी में पूछता नहीं है तो इतना मैं बता नहीं रहा, है ना। सेकंड मॉडुलस होता है, फिर टेंजेंट मॉडुलस होता है, फिर एक डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट आपको क्या बता रहा हूँ। एक तो ये है कि सीमेंट कंक्रीट जो होता है उसका आपको ग्राफ बोलेगा कि बताओ
स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ बताओ कैसा होता है शेप। तो ये होता है रेक्टेंगुलर पैराबोलिक होता है। ठीक है। अब ईसी का वैल्यू पूछेगा आपसे, ईसी का वैल्यू बताओ। तो ईसी का वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है, 5000 इंटू अंडर रूट एफ। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म। इसमें क्रीप का इफेक्ट नहीं है, क्रीप इफेक्ट नहीं। ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है इससे ±20% वैरी कर सकता है, बट अगर आपको पूछा जाएगा तो आप यही लोगे, आप यही बताओगे। ठीक है। क्रीप कॉफिशिएंट क्या होगा, क्रीप कॉफिशिएंट, क्रीप कॉफिशिएंट जिसको हम थीटा बोलते हैं, इक्वल टू क्या होता है, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन। अब क्रीप कॉफिशिएंट का वैल्यू आपसे पूछेगा कि अगर लोडिंग हो रहा है, मान के चलो कि इनिशियल एज ऑफ कंक्रीट व्हेन लोडिंग फर्स्ट टाइम। चलिए क्रीप कॉफिशिएंट मैं बता दूं थोड़ा। इनिशियल एज ऑफ कंक्रीट व्हेन लोडिंग फर्स्ट टाइम। तो तीन है, 7 डेज, फिर क्या है 28 डेज, और 365 डेज। ठीक है। क्रीप कॉफिशिएंट का वैल्यू कितना होगा, 7 डेज पे होगा 2.2, 28 डेज पे कितना हो जाएगा 1.6, और 365 डेज पे कितना हो जाएगा 1.1। अब देखिए, अब क्या है कि क्रीप कॉफिशिएंट क्या आता है, क्रीप जो होता है वो टाइम ड्यूरेशन, मतलब लंबे टाइम तक धीरे 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 लगता है। अब ये क्या है, 7 डेज पे क्या है, मान के चलो कि आपने फॉर्मवर्क, आपने ढलाई कर दिया। ठीक है, आपने रूफ में, रूफ के लिए अपना अपना कंक्रीट कंक्रीट जो कंक्रीटिंग करना है वो कर दिया, है ना? तो आप फॉर्मवर्क लगा के रखियो। मान के चलो आप 7 डेज के बाद आप फॉर्मवर्क हटाओगे, है ना? 7 डेज के बाद आप फॉर्मवर्क हटाओगे, तो आपका जो क्रीप कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 2.2 होगा। और ये कब तक लगेगा, ये लगेगा आपको नेक्स्ट 100 ईयर्स। नेक्स्ट 100 ईयर तक धीरे 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 क्या है वो होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, वो इफेक्ट आता है। ठीक है। फिर 28 डेज में अगर आप हटाते हो लोडिंग तो कितना शो करेगा 1.6। 365 डेज में अगर फॉर्मवर्क हटाते हो तो कितना शो करेगा क्रीप 1.1। ठीक है। तो ये है। तो वही है, अगर मान के चलो कि अगर आप इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आप शॉर्ट टर्म में लेते हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 5000 अंडर रूट एफ सी के। ठीक है। अगर वही लॉन्ग टर्म में अगर आप
अगर देखते हो, है ना, इसी लॉन्ग टर्म, इसी एल इज इक्वल टू देन क्या हो जाएगा, 5000 अंडर रूट एफ सी के डिवाइडेड बाई 1 प्लस थीटा। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब इतना से आपके क्वेश्चन सारे जो भी हैं, इन सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो लग जाएंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज वाटर में मैं नहीं पता है, भूल गया बताना, वो क्या है कि परमिसिबल लिमिट ऑफ वाटर, कौन सा वाटर कब यूज करेंगे ये नहीं बताया हूँ। उसका एक टेबल है, वो बता देता हूँ। ठीक है। अब देखिए, सस्पेंडेड मैटर कितना अवेलेबल होना चाहिए वाटर में, तो वो कितना है अपना, 2000। ठीक है, ये मैं डाटा है वो बता दे रहा हूँ। परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स इन वाटर का वो बताना है। किससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो देख लीजिए। क्या है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स इन वाटर। अगर मान के चलो कि ऑर्गेनिक है, अगर सस्पेंडेड उसमें जो सॉलिड्स है वो क्या है, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक है तो 200 मिलीग्राम पर लिमिट, ये मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ज्यादा अवेलेबल, इससे ज्यादा परमिसिबल नहीं है। ठीक है, 200 मिलीग्राम फॉर मिलीग्राम पर लीटर फॉर ऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक हो तो, इनऑर्गेनिक हो तो कितना लेंगे, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, फिर अगर सल्फेट है देन 400 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड है तो, क्लोराइड है तब 500 मिलीग्राम पर लीटर। और नॉर्मल सस्पेंडेड मैटर है तो, सस्पेंडेड मैटर अगर पूछा गया तो देन 2000। इसको याद कर लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे भी। ठीक है, चलिए। अब ये हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता दिया, क्रीप कोएफिशिएंट बता दिया, इसी सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आएंगे तो आप बताना। तीन तरह, अब देखो स्टील का है तो स्टील का है अपना, एक माइल्ड स्टील हो गया, स्टील भी बता दो, माइल्ड स्टील। फिर माइल्ड स्टील हो गया, माइल्ड स्टील का ग्राफ आपने देखा होगा कैसा होता है, पता है नहीं पता है, ये है माइल्ड स्टील का ग्राफ, है ना, ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है। ओके, लेकिन ना, इसका आई एस कोड, इसका ग्राफ कैसा बनाता है, आई एस कोड इसको ऐसे बनाता है, देखिए। आई एस कोड में अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, ऐसा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका एफ सी के, जो कि आप जो भी ले रहे हो 30, मान के चलो M30 ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये एफ सी के, यहाँ पे ये फेल कर रहा है ना, ऐसा मान रहे हैं हम कि फेल कर रहा है, एक्चुअल में ये फेल यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, बट इसके अलॉन्ग जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, 0.002। ठीक है, लेकिन हम जब बनाते हैं WSM में तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं 10 Newton पर mm² पे, 3 का लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी WSM में कितना लेते हैं इन कॉन्क्रीट, 3। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें स्टील में 1.8, WSM में, LSM में क्या लेते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं उसमें, पार्शियल एफओएस कितना, 1.5। ठीक है, तो वो जब हम देखेंगे, जब बनाएंगे तो, जब बताएंगे तो देखेंगे। अब क्या है माइल्ड स्ट्रेंथ में, क्या है माइल्ड स्टील में, क्या है माइल्ड स्टील में, माइल्ड स्टील क्या है कि स्ट्रेंथ अच्छा नहीं होता इसका, स्ट्रेंथ इज नॉट गुड, बट ड्यूरेबिलिटी इसका अच्छा होता है, ड्यूरेबिलिटी
प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा होता है। ठीक है। उसी तरह एक और बात, एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, HYSD बार्स, हाइल्ड स्ट्रेंथ। HYSD बार्स, इसका क्या है, HYSD बार क्या है, इसमें जो है आपको स्ट्रेंथ तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, स्ट्रेंथ तो खूब बढ़िया मिलेगा, लेकिन इसका क्या है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होता इसका, ब्रिटल बिहेवियर शो करेगा, ब्रिटल बिहेवियर शो करेगा और खट से टूट जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए, अगर आपको अर्थक्वेक रीजन है, अर्थक्वेक को देख के बनाना है, तो उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें आपको चाहिए ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। स्ट्रेंथ, उसमें स्ट्रेंथ, अगर आप बिल्डिंग बनाओगे तो आपको कैसा स्ट्रेंथ भी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए। अब देखिए, दोनों बार्स में एक हमको मेरिट मिल रहा है तो एक डिमेरिट मिल रहा है। इधर HYSD में अगर स्ट्रेंथ मिल रहा है तो ड्यूरेबिलिटी नहीं मिल रहा है, माइल्ड स्टील में स्ट्रेंथ मिल रहा है तो स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है तो ड्यूरेबिलिटी मिल रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या करते हैं, हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, TMT बार्स यूज करते हैं। TMT बार्स में जो है ये जो हमारा डिमेरिट्स है ना, वो एलिमिनेट हो जाता है। TMT बार्स कैसे एलिमिनेट करता है डिमेरिट्स को, TMT बार्स जो होता है हमारा, वो कैसा होता है TMT बार्स, वो देखिए वो कैसे डिमेरिट को सॉल्व कर देता है चुटकियों में। उसका क्या रीजन है, ये देखिए, मान के चलो ये हमारा क्या है, TMT बार्स है। ठीक है। अब इसमें क्या करता है TMT बार्स में, इसमें क्या चालाकी हो जाता है कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो क्या कर देते हैं हम लोग, चलिए लिखेगा ही नहीं, ओके कलर चेंज कर लेते हैं। और एक मिनट, बता दूं मैं सही से, कीप पेशेंस। देखिए ये क्या करते हैं TMT बार्स में, अब सही हो गया। TMT बार्स में क्या करते हैं, अंदर का जो मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, वो डाल देते हैं ड्यूरेबिलिटी वाला। ठीक है, अंदर जो मटेरियल आपको मिल जाएगा वो कैसा होगा, वो हो जाएगा ड्यूरेबल। अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मिल जाएगा, ड्यूरेबिलिटी दे देगा। और ऊपर का जो मटेरियल दे देगा वो क्या है, वो आपको दे देगा स्ट्रेंथ दे देगा। ठीक है, आपको यही तो चाहिए था, स्ट्रेंथ भी चाहिए था और ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए था, दोनों मिल गया। ऊपर से और क्या करते हैं, उस पे एक और लेयर डाल देते हैं, एक और लेयर उस पे से अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है, एंटी कोरोसिव लेयर होता है ना, एंटी कोरोसिव लेयर डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें कोरोजन का इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो ऐसा तो करते हैं। ठीक है, तो स्टील में इतना ही जानना है, ज़्यादा तो जरूरत है नहीं स्टील में, इतना काफ़ी है। और बाकी अगर और ज़रूरत होगा तो, अगर हम लोग आगे चल के अगर फुल सब्जेक्ट पे फोकस करके सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग क्लास लगाते हैं RCC का, तो मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा क्या होता है नहीं होता है। अभी तो क्वेश्चन करने के लिए इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है ना। अब क्या है, एक चीज़ और है जो कि है IS कोड में दिया हुआ है, क्या, द मैक्सिमम, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन, स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट फेलियर कितना पे कर जाता है, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन 0.002, 0.87 FY
प्लस अपॉन ES। ठीक है। इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेन हो गया तो क्या होता है, उसको आप फेल मान लेते हो। ठीक है। और क्या है, माइल्ड स्टील बता दिया। जितना में काम हो जाए TMT बार्स यूज करते हैं। एक चीज और है कि माइल्ड स्टील बार्स यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हो आप, लेकिन उससे क्या है, क्वांटिटी ऑफ माइल्ड स्टील ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो माइल्ड स्टील इसलिए हम लोग नहीं यूज करते। तो माइल्ड स्टील तो हो गया। अब क्या है कि हमारा जो ग्रेड ऑफ स्टील होता है ना, तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि ज्यादा ग्रेड ऑफ स्टील लगा ले, है ना, ज्यादा ग्रेड ऑफ स्टील लगा ले, तो ऐसा नहीं करते। ज्यादा ग्रेड ऑफ स्टील, सॉरी, ज्यादा डाया का अगर हम ये कर दें, जैसे डिफरेंट डाया का होता है ना, डिफरेंट डाया का स्टील आता है मार्केट में, तो क्या करें हम, कम डाया का हटा के बड़ा डाया का स्टील लगा देते हैं। ऐसा नहीं करते। ऐसा करोगे आप तो सही से बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड नहीं बनेगा और फिर क्या होता है कि बॉन्ड नहीं बनने से स्लीपेज हो सकता है। ठीक है। और आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा वो, ब्रेक हो सकता है, ब्रिटलनेस इफेक्ट आता है उससे। ठीक है। तो ज़्यादा भी बड़ा नहीं रखते। अब कितना एरिया ऑफ स्टील चाहिए होगा बनाने के लिए, कितना मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायरमेंट होगा, ये एक देख लेते हैं। तो मान के चलो ये हमारा बीम है या कॉलम जो भी है, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील बीम में, चलिए देखते हैं। ये स्टीरप्स, स्टीरप्स ऐसे नहीं होता, बट मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है। स्टीरप्स ऐसे तो होता नहीं है। यहाँ पे मान के चलो रिइंफोर्समेंट डाला हुआ है, ये प्रॉपर ऐसे अंदर ऐसे होगा, स्टीरप्स जो होगा वो। चलिए, अब इसमें एक टर्म आता है इफेक्टिव डेप्थ, एक करके देखते हैं। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील में कैसे क्या करेंगे, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, इसमें मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया दोनों देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे इसमें। चलिए ये मान के चलो आपका बीम है, क्या है बच्चों, बीम है। तो इसका क्या हो गया, ये जो है इधर जो लेंगे वो क्या लेंगे, विड्थ, बी बोलेंगे इसको, विड्थ आप बोलो चाहे। तो बी मान के चलो मैं ले रहा हूँ इसका 500 mm। डेप्थ, दो डेप्थ होता है, एक होता है टोटल डेप्थ, मतलब ये एक्सट्रीम ऊपर का जो एकदम कंप्रेशन पार्ट जो होता है सीमेंट का, सीमेंट वाले पोर्शन पे उससे, और नीचे एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट तक, यहाँ तक। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, कैपिटल डी बोलेंगे, जिसको बोलेंगे हम टोटल डेप्थ। ठीक है। इसको हम कितना ले रहे हैं, 900 mm। एक होता है इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, ये होता है, ये जो टेंशन में जो रिइंफोर्समेंट आपका लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ उसके सेंटर, ये जो नीचे में जो टेंशन साइड में जो रिइंफोर्समेंट लगा हुआ है, वो इसके डाया का सेंटर, सेंटर से जो लाइन पास करेगा उसको बोलेंगे क्या हम, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है। और नीचे में क्या है, इफेक्टिव कवर, इसी, जो मैं आपको कल बताया था, कल वाली क्लास में आपको इसी बताया हुआ है। ऊपर में ये ASC, ये इसको बोलते हैं DC, है ना। ये कंप्रेशन साइड में जब हम स्टील लगाते हैं, कंप्रेशन साइड में स्टील कब लगाते हैं, जब बीम पढ़ेंगे तो देखेंगे, पहले से हम ये सब पढ़ेंगे तो सब देखेंगे। ठीक है। तो ये सेंटर से लेते हैं। ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ होगा ये जो टेंशन साइड में जो स्टील लगा है उसके सेंटर से जो लाइन पास करेगा वो करेंगे। ठीक है। अब क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कितना लगेगा बीम के केस में, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील बीम के केस में क्या करेंगे,
नीचे वाले को क्या लिख रहे हैं, एरिया इन स्टील इन टेंशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन AST, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, ये होगा 4% ऑफ BD। BD क्या है, B और D, टोटल डेप्थ लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ नहीं, टोटल डेप्थ, मतलब क्या हुआ 0.04 BD। AST ASC मैक्स, C क्या है, कंप्रेशन साइड में जो स्टील लगा हुआ है ऊपर, इसका इसका ये मैक्सिमम कितना लेंगे, ये भी हम उतना ही ले लेंगे, 4% ऑफ BD, ठीक है। ये तो हुआ मैक्सिमम केस में, बीम में। वही अगर मिनिमम अगर लेना हो तो मिनिमम, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, तो वो क्या है, वो देखते हैं। इन केस ऑफ बीम, AST मिनिमम, ASC मिनिमम, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, ये क्या होगा, बीम केस में मिनिमम जो होगा वो होगा 0.815 डिवाइडेड बाई FY, है ना, इंटू B इंटू D, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, वो होगा। कहाँ से आता है ये आता है IS कोड का ये वाले फॉर्मूला से, AST अपॉन BD शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 अपॉन FY, ठीक है, 0.85 अपॉन FY, यहाँ पे 815 लिख दिया था, 0.85, ये मिनिमम AST मिनिमम है। वही अगर ASC कंप्रेशन वाले साइड में, तो ऐसा कोई मिनिमम नहीं है, जीरो भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डालो ही, जीरो भी हो सकता है। अब आपको इतना तो पता ही होगा ना कि कंक्रीट है अगर, है ना, ये बीम है तो ऊपर वाले पोर्शन पे क्या है, कंक्रीट, ऊपर वाले पोर्शन पे कंप्रेशन, और नीचे वाले साइड पे टेंशन लगेगा। बीम के अगर मिड स्पैन पे आप जाओ, मिड स्पैन पे, ठीक है, तो ऊपर वाले साइड पे कंप्रेशन रहेगा, नीचे वाले साइड पे टेंशन रहेगा, तो जरूरी नहीं है, अब मतलब जरूरत होगा तब हम ऊपर में रिइंफोर्समेंट दे सकते हैं, नहीं भी चाहो तो जहाँ पे जरूरत नहीं हो वहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन बीम के केस में बता दिया, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम हो जाएगा ST मैक्स, टेंशन में जो स्टील लगा हुआ है उसका एरिया, मैक्सिमम एरिया कितना होगा, 4% ऑफ BD, यहाँ पे D क्या है, टोटल डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं है। उसी तरह कंप्रेशन में जो स्टील लगा हुआ है उसका मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, उसका भी सेम होता है 4% ऑफ BD, ओके। यहाँ पे भी D जो है वो टोटल डेप्थ है, वाइल, जबकि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जब निकालेंगे तो IS कोड में, IS 456 में जो वो फॉर्मूला दिया हुआ है वो क्या है, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन डिवाइडेड बाई BD, यहाँ पे D इफेक्टिव डेप्थ है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 बाई FY। FY क्या है, कौन से ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हो, कौन से ग्रेड, जैसे 250, Fe250, Fe415, Fe450, Fe500, Fe550, ठीक है। तो ये, अब एरिया ऑफ, ये था AST मिनिमम, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ओके। तो ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन शुड बी इतना, ठीक है, AST अपॉन BD शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.85 अपॉन FY, से हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्टील, ओके। अगर वही कंप्रेशन साइड में जो स्टील लगा हुआ है उसका एरिया कितना मिनिमम हो सकता है, तो मिनिमम होने के लिए उसका एरिया जीरो भी हो सकता है, ओके। क्यों, क्यों हम कंप्रेशन साइड में जीरो एरिया, जीरो मतलब कि स्टील ही ना लगाए, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा तो हमने स्ट्रक्चर बहुत देखा ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसा तो हमने कहीं बीम में या कॉलम देखा ही नहीं है जहाँ पे ऊपर के साइड में, मतलब कंप्रेशन साइड में स्टील लगा ही नहीं है। तो बच्चों ऐसा है कि कंक्रीट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा पावरफुल किस में होता है, वो होता है कंप्रेशन में, ठीक है, कंप्रेशन में होता है। और वीक किस में होता है, टेंशन में होता है। तो टेंशन साइड नीचे वाला साइड है, तो जहाँ पे नीचे वाला साइड है वहां पे टेंशन चाहिए, कंप्रेशन नहीं है वहां पे, टेंशन साइड है, तो वो क्या है कि उसको
कंक्रीट वियर नहीं कर पाएगा टेंशन, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट दे देते हैं, स्टील दे देते हैं, ठीक है। तो रिइंफोर्समेंट दे दिए, इसका क्या मतलब हुआ, रिइंफोर्समेंट सारा टेंशन रिइंफोर्समेंट ही बियर करेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। टेंशन जो है कंक्रीट भी बियर करेगा, लेकिन हम डब्ल्यूएसएम के एक सेक्शन जो है, एक जिसको हम बोलते हैं अनक्रैक्ड, अनक्रैक्ड सेक्शन में ही हम मानते हैं कि कुछ टेंशन जो है वो कंक्रीट भी बियर करेगा। अब ये डब्ल्यू एस एम एल एस एम क्या होता है, ये हम जब आगे थोड़ा और पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो डब्ल्यू एस एम के एक केस में क्या बोला मैं, कि एक केस में मानेंगे कि कंक्रीट भी टेंशन बियर करता है, बट अनक्रैक्ड सेक्शन और पूरे एलएसएम में, बाकी पूरे एलएसएम में हम ये मानेंगे कि टेंशन साइड में कंक्रीट अवेलेबल ही नहीं है। एक्चुअल में कंक्रीट अवेलेबल होगा, बट वो टेंशन बियर नहीं करेगा। जो कंक्रीट टेंशन बियर करेगा उसको हम मानेंगे नहीं, उसको मानेंगे जीरो, नेग्लिजिबल। तो क्या टेंशन, कौन टेंसर फिर बियर करेगा, जो स्टील हम लगाए हैं वो टेंशन बियर करेगा। ओके। अब ऊपर साइड में क्या है, कंप्रेशन है, बीम में ऊपर में कंप्रेशन है। तो कंप्रेशन क्या है, वो कंप्रेशन जो है वो अपना, कंक्रीट अच्छा बियर करता है तो अपना वो करेगा। दूसरा चीज क्या है कि इलास्टिसिटी, ये जो थर्मल कोफिशिएंट जो होता है अल्फा, वो कंक्रीट और स्टील का दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील बोथ विल बी सेम। अगर मान के चलो थर्मल एक्सपेंशन अगर ज्यादा हो गया कंक्रीट का और कम हो गया स्टील का, या दोनों में डिफरेंस हो गया, तो क्या हो गया, क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो, अगर थर्मल एक्सपेंशन अगर ज्यादा है स्टील का, तो स्टील ज्यादा लंबा हो जाएगा, और या भैया अपना स्टील कंक्रीट जो है वो छोटे पड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, क्रैक्स का डेवलपमेंट होगा, वहां पे क्रैक्स फॉर्म होगा, और फिर वो क्या होगा, नाटक कर देगा, ठीक है। तो ये क्या था, हमने एरिया मिनिमम एंड मैक्सिमम एरिया इन केस ऑफ बीम बताया हूँ। तो हम स्लैब एंड फाउंडेशंस में देखते हैं, स्लैब या फाउंडेशन में कितना लगता है, ठीक है। ये था बीम का केस। अब बीम हटा के हम क्या कर रहे हैं, स्लैब या फिर फाउंडेशन, इसमें कितना लगेगा वो बता रहा हूँ। पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे हम मैक्सिमम, पहले क्या देखेंगे हम, मैक्सिमम। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील पे कोई लिमिट नहीं है इन केस ऑफ स्लैब एंड फाउंडेशन, ठीक है। इन केस ऑफ स्लैब एंड फाउंडेशन कोई लिमिट नहीं है एरिया ऑफ स्टील पे। चलिए, स्लैब फाउंडेशन में एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील क्या है, नो लिमिट, बट मिनिमम, मिनिमम पे लिमिट है। मिनिमम पे क्या है बच्चों, लिमिट है। अब कितना है वो देखिए, मिनिमम पे क्या है, लिमिट है। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील इन स्लैब और फाउंडेशंस, तो वो क्या है बच्चों, वो है ये। ये डायग्राम भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, एक थोड़ा स्लैब का छोटा सा डायग्राम बना दूं। ठीक है, क्या है यहाँ पे, वही है टोटल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ, इधर भी वो चलता है कहानी। टोटल डेप्थ इफेक्टिव डेप्थ का कहानी हर जगह चलेगा, जहाँ पे अगर चल, जो भी बताऊंगा, अगर नहीं चलेगा तो मैं बताऊंगा ही। तो ये टोटल डेप्थ मान के कितना दे दिया है, 200 mm इन केस ऑफ स्लैब और फाउंडेशन, 200 mm। ओके। इफेक्टिव डेप्थ कितना है, इफेक्टिव डेप्थ अब होगा कितना, क्लियर कितना लगता है इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर कितना प्रोवाइड करते हैं स्लैब या फिर फाउंडेशन में, बताया था ना 20 mm प्रोवाइड करते हैं, तो उससे मान के देख लो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 mm। चलिए उतना तो देखने का, उतना आप करते रहना, है ना, बता दिया हूँ मैं तो एस टी मिनिमम कितना हो जाएगा, 0.12 डिवाइडेड बाई 100 क्रॉस बी इंटू डी, ये टोटल डेप्थ है, ठीक है। ये कब होगा,
HYSD, CTD, HYSD, CTD या फिर TMT बार्स में। अब देखिए CTD बार्स क्या होता है, अब ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो डिटेल में, वो बताने के लिए फिर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्रैश कोर्स टाइप नहीं होगा, PY की सीरीज नहीं होगा, इसका नहीं बता रहा हूँ। CTD बार्स को क्या करते हैं, CTD बार्स कुछ नहीं होता है, माइल्ड स्टील जो होता है उसको क्या करते हैं हम, उसको या तो स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके उस पर लोड लगाते हैं, या फिर उसको ट्विस्टिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि जो इल्ड स्ट्रेंथ होता है उसका, है ना, इल्ड स्ट्रेंथ जो होता है उस पे उसको रीच करा देते हैं। इल्ड स्ट्रेंथ पे रीच कराने का कारण क्या होता है, उसमें जो स्ट्रेन होना होता है वो पहले ही हो जाता है। ठीक है, फिर उस पे जब हम लोड लगाते हैं, ठीक है, जब लोड लगाते हैं तो अगर उसमें और अगर हम उसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उससे अगर ज्यादा भी अगर हम लोड लगाए, ठीक है, तो वो फेल नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या है, CTD बार्स ऐसा करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, CTD बार्स। बट अभी बस इतना जान जाओ कि HYSD, CTD, TMT बार्स में अगर मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकालना हो तो ये फॉर्मूला हो, और माइल्ड स्टील में अगर निकालना हो तो AST मिनिमम इन केस ऑफ माइल्ड स्टील इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाई 100। ये नहीं, 0.12 नहीं है, 0.15 है, 0.15 क्रॉस BT, BT से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल डेप्थ है, ध्यान रखना है, टोटल डेप्थ है किसमें, माइल्ड स्टील में। अभी तक दो केस बताया हूँ, स्लैब फाउंडेशन एंड बीम में। तो इफेक्टिव डेप्थ कहाँ यूज हुआ है, एरिया ऑफ स्टील निकालने के केस में मिनिमम में हुआ है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ कहाँ हुआ है, मिनिमम एरिया निकालने में हुआ है, कौन से केस में, बीम के केस में हुआ है। ओके, चलिए। अब कॉलम का अगर निकालना है तो कॉलम भी जो है, कॉलम का दो होता है मैक्सिमम। पहले मिनिमम बता देता हूँ कॉलम का क्या होता है। मिनिमम कॉलम, क्या बता रहा हूँ, कॉलम का मिनिमम बता दे रहा हूँ, है ना। ST मिनिमम 0.8% ऑफ BD, कितना, 0.8% ऑफ BD। टोटल डेप्थ है इधर भी, है ना, कॉलम में भी ये क्या है, D जो है टोटल डेप्थ है, 0.8% ऑफ BD। और मैक्सिमम अगर देखना हो, मैक्सिमम, मैक्सिमम तो ST मैक्स जो है ये क्या है, 4% ऑफ BD है। जब लैपिंग हो तब, लैपिंग आगे देखेंगे क्या होता है। और 6% ऑफ BD कब, जब लैपिंग नहीं हो तो, when लैपिंग नहीं है तब। ठीक है, अब ये सही से लिखा नहीं है, लेकिन अब मैं बोल दिया हूँ तो सुन रहे होगे तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये है मेन अपना फर्स्ट चैप्टर का। इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इंट्रो पार्ट से आते हैं वो हो जाएगा आपका, है ना। ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो देखेंगे, और WSM और LSM में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा तो फिर वो भी हो जाएगा। एक अपना, अब L इफेक्टिव L क्लियर क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, तो वो जब नेक्स्ट क्लास में वो मैं बता के सारा कुछ कंप्लीट करके क्वेश्चंस कराएंगे। अभी तो क्या है कि जितना कॉन्सेप्ट बताया उस पे से देखेंगे, जो भी क्वेश्चंस होगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, यहीं पे हम क्लास आज खत्म कर रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।